हुकूमत आपको गिरफ्तार करने का प्लान बना रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। वो बड़ी देर से कोशिश कर रही है। खान साहब, आप कहते हैं मैं खतरनाक हो गया हूँ, तो इसीलिए इतनी सिक्योरिटी लगाई हुई है। वो जेल में जाके और खतरनाक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम एक्सपर्ट्स। मैं हूं दुआ जमील। आज के पैनल का हिस्सा होंगे आमिर ज़िया साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, इस्माइल कासिम साहब और सलमान आबिद साहब। मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। प्रोग्राम की जानिब बढ़ेंगे। तौहीन अदालत केस ने चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने आज तौहीन अदालत केस की समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान की जानिब से जमा कराए गए ज़िमनी जवाब पर वकला ने दलाइल दिए और अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की। अदालती मुआवनीन ने भी अदालत को बड़े दिल का मुजाहरा करने की राय भी दी और इमरान खान को माफ करने की इस्तदा भी की। ताहम अदालत ने अदम इत्मीनान का इजहार करते हुए ज़िमनी जवाब को मुस्तरद कर दिया और 2 हफ्तों में यानी 22 सितंबर तक इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म लगाने का फैसला किया है। नाज़रीन, अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि तौहीन अदालत केस में गैर मशरूत माफ़ी मांगने पर मामला खत्म हो जाता है। अदालत ने भी इमरान खान को माफ़ी मांगने और दोबारा जवाब जमा कराने का एक मौका दिया। इसके बावजूद इमरान खान अपने मौक़िफ़ पर डटे रहे, बयान की मुख्तलिफ वजाहतें पेश करते रहे, अपने अल्फाज वापस लेने की भी पेशकश की। बयान पर पछतावे, नदामत और गहरे अफसोस का भी उन्होंने इज़हार किया, लेकिन गैर मशरूत माफ़ी मांगने से गुरेज किया। इसी से मुताल्लिक हमारा सवाल होगा। जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। तौहीन अदालत केस में इमरान खान के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है। अब उन्होंने मुख्तलिफ अल्फाज का इजहार करते हुए अल्फाज का इस्तेमाल किया। उन्होंने पछतावा का जिक्र भी किया, नदामत का भी कहा, गहरे दुख, गहरे अफसोस का भी उन्होंने इजहार किया। लेकिन अमूमी तौर पर यह देखा गया है कि गैर मशरूत माफ़ी मांगने से ही मामला हल हो सकता था। आपके ख्याल में इमरान खान गैर मशरूत माफ़ी मांगने से गुरेज क्यों कर रहे हैं? जी, वो अना की बात होती है और इमरान खान जिस बात और जिस मौक़िफ़ को वो समझते हैं कि बहुत उसूली मौक़िफ़ है, उसमें फिर वो उस पर काफ़ी हद तक अपनी अना की हद तक उस बात को ले जाते हैं। तो महसूस ये मेरा अपना मानना है और मेरा अपना तज़िया है। उनके साबका जो जिस तरीके से बयान या जिस तरीके से अफ़कार उनके रहे हैं और जिस तरीके से उनकी पर्सनैलिटी रही है क्रिकेट से लेके अब तक, तो उससे यही अंदाज़ा होता है और यही वजह है, वरना कोई आर नहीं थी। ये तमाम के तमाम जितने भी पाकिस्तान में इससे पहले तौहीन अदालत के केसेस हुए हैं और हाल ही में जो 4 केसेस हुए हैं, जिसमें हाशमी साहब और तला साहब और यूसुफ रज़ा गिलानी और बाकी एक केस, तो उसमें भी गैर मशरूत माफ़ी भी मांगी गई। उसके बावजूद, उस पर आते हैं बाद में, लेकिन वो गैर मशरूत माफ़ी का मामला और कोर्ट के रहमो करम पर छोड़ना, ये तो एक बड़ी जैसे कहा जाए रस्मी और रस्म कोर्ट की ट्रेडिशन के मुताबिक है और कोर्ट ज़्यादातर फराखदिली का मुजाहरा करती है। लेकिन इस मामले में इमरान खान ने नहीं किया। गालिबन एक अना वाली बात थी जिसकी वजह से, वरना जो वजाहतें दी गई, जो अल्फाज का चुनाव किया गया, उससे वो कहते हैं ना कि अल्फाज के मरहम से शफा देने चले हैं और इन ताज़ा मसलाओं का अंदाज तो देखें, वो अंदाज काम नहीं आया। और उस लिहाज से कोर्ट को, दरअसल कोर्ट की भी मजबूरी थी और अदलिया ने, खासतौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उनकी आगे मजबूरी ये थी कि सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रिटेशन की हुई है इसकी और सजाएं दी हुई हैं ऐसे ही मिलते जुलते केसेस में। तो उस लिहाज से कोर्ट के लिए भी एक बहुत कठिन मरहला था और कोर्ट ने तो मौका दिया। शायद अगर वो गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते तो कोर्ट कोई और नजरिए के तहत इस केस को आगे लेके चलती या माफ कर देती। लेकिन सबसे वजह जो बड़ी यही नजर आती है कि कोर्ट के बार बार, कभी मेरा ख्याल है कि मुशाहिदे में बाकी हमारे जो पैनलिस्ट हैं वो बता सकेंगे और इसमें रोशनी डाल सकेंगे, लेकिन तब कैसा मुशाहिदे में नहीं आया कि कोर्ट बार बार कहे कि भाई माफी मांग लो, माफी अब तो मांग लो, मतलब इस किस्म की जो मानने की बातें होती रही कोर्ट, लेकिन वो नहीं हुआ। तो इसका मतलब यही हुआ कि एक उसूली मौक़िफ़ अपने नजरिए के मुताबिक, अपने हालात के मुताबिक इमरान खान ने लिया और जिसकी वजह से फर्द जुर्म आयद हो गई उनके ऊपर। अब आगे जाके देखिए, क्योंकि मामला कठिन होता जा रहा है और कोर्ट के लिए बहुत दुश्वार होगा
कि कोर्ट इस मामले में कोई नरम गोशा आगे जाके अख्तियार कर सके, क्योंकि ऐसी जो इंटरप्रिटेशन हो चुकी है सुप्रीम कोर्ट की और लोगों को सजाएं हो चुकी हैं, लिहाजा कानून के लिए इतलाक करना बराबर के लिहाज से बहुत जरूरी हो गया। जी बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये मामला जिस तरह अब हालात नजर आ रहे हैं कठिन होता नजर आ रहा है। सलमान आबिद साहब, अब माफी की कोई गुंजाइश बाकी है अब भी फर्द जुर्म के फैसले के बाद? जाहिर है ये एक कानूनी नुक्ता है, लेकिन आप क्या देख रहे हैं? जिस तरह जमील अहमद खान साहब भी कह रहे हैं, क्या ये इमरान खान साहब की अना का मामला है, या वो समझते हैं कि वो बहुत मकबूल लीडर हैं इसलिए वो माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, तो उन्होंने पछतावे, नदामत और अफसोस का इजहार जैसे अल्फाज का इस्तेमाल किया, वो समझते हैं ये काफ़ी थे, वरना गैर मशरूत माफ़ी मांगते मामला हल हो जाता? देखिए, मुनीर मलिक ने और मखदूम तारिक साहब ने जो वहाँ दलाइल दिए, उन्होंने तो बड़े वाज़े कह दिया था कि इस केस को आज ख़त्म कर दिया जाए, और यहाँ तक भी कहा कि हम नहीं चाहते कि इमरान खान के ऊपर तौहीन अदालत लगे। जितना उनको हमने रियलाइजेशन करवानी थी वो हम करवा चुके हैं, लेकिन क्योंकि अदालत का फ़ैसला सबसे ज़्यादा एहतराम का होता है, तो अदालत ने ये फ़ैसला किया कि उनके ऊपर फ़र्द जुर्म लगेगी। अब फ़र्द जुर्म लगने का मतलब ये नहीं है, पहली बात तो ये कि कोई जुर्म साबित हो गया है, और इमरान इसका मतलब ये है कि ये केस आगे चलेगा, केस ख़त्म नहीं हुआ है। इमरान खान साहब और उनकी वकला की टीम जो है वो इस केस को फाइट करेगी, और जो उस केस का नतीजा क्या निकलता है ये आगे जाके पता चल जाएगा। लेकिन बहुत से लोग जो आज ये समझ रहे हैं कि शायद कोई इमरान खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन जो है वो ड्यू हो चुकी है, मैं अभी ज़ाती तौर पे समझता हूँ प्री मेच्योर बात है ये एक बात। और देखना होगा कि जब ये फ़र्द जुर्म लगेगी, अभी देखिए ना, फ़र्द जुर्म लगनी तो शहबाज शरीफ साहब पे भी थी, हमजा शहबाज पे भी लगनी थी, और कितने महीने गुजर गए हैं, कितने अरसा गुजर गया है, लेकिन वो फ़र्द जुर्म नहीं लग रही। लेकिन अब देखना यह है कि इमरान खान साहब के लिए जो सबसे बड़ा मसला है कि उनके लिए इस वक्त का जो हुक्मरान तबका है वो सियासी बुनियादों पर तो इमरान खान को डील नहीं कर पा रहा, और सियासत के अंदर वो इस वक्त इमरान खान के सामने ज़ीरो नज़र आते हैं। अब उनकी जो वाहिद होप है वो यही है ना कि इमरान खान को टेक्निकल ग्राउंड्स के अंदर लाया जाए, घेरा जाए, और उसी टेक्निकल ग्राउंड के अंदर ही इमरान खान साहब को आउट किया जाए। अब इमरान खान साहब जो हैं वो खुद भी माशाल्लाह बहुत स्पेस दे देते हैं कि जिसकी बुनियाद के ऊपर उनको टेक्निकल ग्राउंड में फंसाया जाए। जी, वो खुद मौका देते हैं ना जी, और उस मौका देने से फिर हुकूमत के लिए भी एक राह निकल आती है कि शायद उनको लगता है कि ये गेम जो है हम अदालत के कंधों पर बंदूक रख के जो है वो चला सकते हैं और इमरान खान आउट हो सकते हैं। तो ये खुद इमरान साहब को भी रियलाइजेशन होनी चाहिए, और कोर्ट ने बिल्कुल दुरुस्त कहा है कि सिर्फ इमरान खान नहीं बल्कि कोई भी पॉलिटिशियन, और इस फैसले के बाद आप देखिएगा अब बाकी तमाम पॉलिटिशियंस को भी बड़ा अपने आप को सेंसिटिव होना पड़ेगा, ज़रा मैच्योरिटी दिखानी पड़ेगी जुडिशरी के बारे में कोई कमेंट करते हुए, जिस तरीके से मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब, फजलुर रहमान साहब और बाकी लोग गुफ्तगू करते हैं। अब इस गुफ्तगू इस फैसले के बाद या इस फैसले की जो प्रोसीजर चल रहा है उसके बाद अब उनको भी मोहतात होना पड़ेगा, एक बात। अब दूसरी बात यह है कि देखिए, जैसे बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब अगर गैर मशरूत माफ़ी मांग लेते तो मामला ख़त्म हो जाता। ये किसने कहा है कि मामला खत्म हो जाता? देखिए, आपने फिर सरेंडर कर दिया ना, अब आपने अपना जुर्म तस्लीम कर लिया। जब आप माफ़ी मांगेंगे तो इसका मतलब है आपसे जुर्म हो गया है, अब आप उसकी माफ़ी मांग रहे हैं। अब ये अदालत की सवाबदीद है कि वो माफ़ करें या ना करें, क्योंकि तलाल चौधरी साहब ने भी माफ़ी मांगी थी ना, निहाल हाशमी साहब ने भी माफ़ी मांगी थी ना, उनकी तो माफ़ी कबूल नहीं हुई थी। तो इमरान खान साहब इस वजह से वो लफ्ज़ माफ़ी, अपोलॉजी जो आप कहना चाहते हैं, बहुत से लोग उसके लिए वो रिलेक्टेंट थे। उनका ख्याल था कि पहले ही बहुत से लोग उनको टेक्निकल ग्राउंड में, लीगल ग्राउंड में आउट करना चाहते हैं। अगर वो लफ्ज़ माफ़ी का इस्तेमाल करेंगे तो उनको सरेंडर करना पड़ेगा, और जब वो सरेंडर करना पड़ेगा तो शायद उनके खिलाफ ये हथियार इस्तेमाल हो सकता है। इसलिए मेरे नज़दीक इमरान खान साहब ने वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किए जो शायद उनकी कानूनी टीम में खावर साहब भी कह रहे थे, शायद हामिद खान भी कहना चाहते थे, और बहुत से लोग कहना चाहते थे। लेकिन इमरान खान है, क्योंकि वो किसी की एडवाइस तो ले सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो उस एडवाइस पर अमल भी करें। अब इसकी प्राइस क्या निकलती है, इसकी क्या कीमत होगी, वो इमरान खान को पे करनी पड़ेगी जब वो अब फर्द जुर्म की तरफ जाएंगे। और देखना होगा इन अगले 2 हफ्तों के अंदर जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के डायनामिक्स हैं वो कैसे तब्दील होते हैं। देखिए ना, आज ही हैरानकुन फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन का, और सारे ज़िमनी इंतखाबात पोस्टपोन कर दिए। अब सवाल यह है कि जहां इलेक्शन होने थे वहां तो सैलाब नहीं आया था। अच्छा, अब अगर ये सैलाब की वजह से मुलतवी हुए हैं तो फिर वो सवाल होता है कि सैलाब कहाँ था। और अगर ये फैसले, इसके पीछे सियासत है और इमरान खान का खौफ है कि कहीं वो दोबारा जीत ना जाए और उनका एक पॉलिटिकल नैरेटिव रीबिल्ड ना हो जाए, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी सियासत अगले 2 हफ्तों में होनी है। अब देखना यह है कि जो इमरान खान ने बाहर निकल के कहा है ना जी कि जो भी हो जाए, मैं तो नहीं बैठूंगा इस हुकूमत के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ और PMLN के साथ। तो जो लोग उनको बिठाने की कोशिश कर रहे हैं
अब देखते हैं कि वो किस हद तक कामयाब होते हैं। सही सही जी। आमिर ज़िया साहब, अब ये फर्द जुर्म आयद करने का जो फैसला किया गया है इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत केस को मद्देनज़र रखते हुए, हम यहाँ पर बात हो रही है कि ये माफ़ी इमरान खान साहब मांगने से गुरेज़ा क्यों है? क्या आप समझते हैं ये उनकी अना का मामला है? क्योंकि उनको अपने ही लोगों ने मशवरा तो दिया कि आप माफ़ी मांगें और इस मामले से आप निकल सकते हैं। अदालत ने भी जब पहली समाअत थी तो उसमें उन्होंने भी मौका दिया कि हम तो आज ही इस केस को ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है उनका जवाब से वो मुतमईन नहीं थे। आपके ख्याल में ये एक मकबूल लीडर हैं जो उन्हें बार बार कहा जाता है, इस तरह की खबरें जो सोशल मीडिया पर बड़ी वायरल होती हैं, क्या वो समझते हैं कि वो इतने मकबूल हैं कि उन्हें माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं अदालत से? या जिस तरह सलमान आबिद साहब कह रहे हैं कि अगर वो माफ़ी मांगेंगे फिर तो वो सरेंडर कर देंगे? मैं सलमान साहब की बात को तईद करूँगा। बात ये होती है कि जब आप इतने बड़े स्टेचर के सियासी कदावर रहनुमा हों तो आप एकदम हथियार डालते नहीं हैं, और बात ये अना की नहीं है और हथियार डालने की भी नहीं है। बात ये होती है कि जब भी कोई लीगल अगर बैटल होती है तो उसका नुक्ता आगाज़ इससे नहीं होता कि आप सरेंडर कर देते हैं। आप पहले अपने तमाम कानूनी ऑप्शंस को इस्तेमाल करते हैं। बाज़ लोग मुआवजा कर रहे हैं कि जी तलाल चौधरी और निहाल हाशमी का जो केस था उसको इमरान खान साहब के केस थे। मैं समझता हूँ कि बड़ा फ़र्क था। उन्होंने जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल की थी और जिस तरह का उनके ख्यालात थे, इमरान खान का ज़ाहिर है कि उस लेवल का वो नहीं है। और अगर उसको समझा जाए, क्योंकि इमरान खान ने कोई ये तो नहीं थ्रेट नहीं किया था, कुछ नहीं किया, तो उन्होंने कहा था कि मैं आपको कोर्ट में देखूंगा, जो उसके लुबे लुबाब है उनके पूरे पैगाम का। उससे पहले जो उन्होंने जुमलेबाजी की वो अलग बात है। तो उसके अंदर अगर वो शुरू में ही अपने आप को एट द मर्सी ऑफ द कोर्ट डाल देंगे तो यकीनन ये खदशा होगा कि तो वो अपना गिल्ट एडमिट कर रहे होंगे, और दूसरे मरहले के ऊपर ये होगा कि वो जो उनके खिलाफ पूरी रेशा दबानियाँ हो रही हैं इस बात का खदशा होगा कि जनाब उनको नॉकआउट कर दिया जाए। तो फिर बेहतर हिकमत अमली यही है कि वो इस केस का कानूनी एतबार से, सियासी मैं नहीं कह रहा, कानूनी एतबार से कोर्ट में मुकाबला करें। इंडाइटमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मतलब है कि आप जो है मुजरिम जो है साबित हो गए हैं, आप मुलजिम ही रहेंगे और आप पे केस चलेगा। अब हमने ये देखा बदकिस्मती से कि जितनी फुर्ती इमरान खान साहब के केस में दिखाई जा रही है, तो काश वो फुर्ती जो है वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं, बड़े बड़े बदनवानी के केसेस हैं और इस तरह के केसेस में हमने देखा कि नहीं है। खैर ये अदालत का वो है, उसकी मर्जी है, उसकी मंशा है, चलना चाहिए केस। लेकिन मैं नहीं समझता कि जितना हम लोग इस पे वो कर रहे हैं कि जी इमरान खान जो है माफ़ी क्यों नहीं मांग लेते, बड़ी सादगी से कहते हैं, तो वो माफ़ी मांगना जो है उनके मसले का हल नहीं है, उनको मजीद वो मसाइल की गिरदाब में फंसा सकता है। तो मैं समझता हूँ कि हिकमत अमली के डे वन पे आप सरेंडर नहीं करते, अगर करते भी हैं तो बिल्कुल बैटल को आखिरी नहज तक लेके जाते हैं। जो काम बिल्कुल कहते हैं ना आखिर में करने के, वो पहले नंबर पे। तो आपको लगता है कि आखिर में जाकर माफी मांग लेंगे इमरान खान साहब? जरूरी नहीं है। अगर उन्होंने केस को सही आर्ग्यू किया उनके वकीला ने और पेश किया, ये देखिए ना, जो बहुत सारे उनके चाहने वाले हैं, उनके मायके, वो समझते कि उन्होंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। क्या उन्होंने कहा कि मैं कोई गैर कानूनी काम करूंगा, ये कहा कि मैं जाके गिराव करूंगा? ये किसी भी एक कंप्लेनेंट का हक होता है कि अगर उसके हक में फैसला नहीं आया, लोअर कोर्ट से नहीं आया, तो उससे बड़ी अदालत में जाएगा, वो हाई कोर्ट में जाएगा। हाई कोर्ट में इंसाफ नहीं मिलता, अगर उसके नजदीक है तो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जब भी हमारे यहाँ ये मल्टीपल लेयर्स हैं, और अगर कोई तकरीर में सियासतदान कहे कि जी ज्यादती हुई है मेरे साथी के साथ या मेरी जमात के साथ, और मैं ये जो, और हमारे यहाँ यही भी होता है, आप देखें ना एक तारीख है पाकिस्तान में कि हमारे यहाँ जो है ब्यूरोक्रेट्स को और एक कहते हैं ना कि जो उसके सियासी बॉसेस होते हैं इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉइट करते हैं, और वो लोग भी उनके इशारों पे नाचते हैं। तो वो उस तनाजुर में भी बात हो रही थी वहां पर कि पुलिस क्या करती है, अफसरशाही क्या करती है, सिर्फ अदालत की बात नहीं हो रही थी। चीजों का ठीक है मलगूबा बन गया, एक बहुत वो एक कॉम्प्लिकेशन खड़ी कर दी गई, लेकिन मैं नहीं समझता कि उनका जो मंशा था, उनका जो मतलब था, वो जो जेबा साहिबा थी, उनकी तौहीन था हाकम जहन, या उनके बारे में कोई नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए गए, कोई ऐसी बात नहीं की गई। ये कहा गया कि जी हम देखेंगे आपको, तो देखना तो मतलब कोई बुरी बात नहीं होती। जी सही जी। इस्माइल कासिम साहब, अब इमरान खान साहब अब इस फर्द जुर्म आयद करने के फैसले के बाद सियासी तौर पर अगर हम बात करें, आपको लगता है क्या वो मुश्किल में है? बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मुश्किल में उनको पहुंचाने की कोशिश की जा रही है या नहीं, वो इट्स स्टिल टू अर्ली टू से दैट। देखिए, जो हमारे कॉलोनियल लॉज चल रहे हैं या जो हमारे मुल्क के अंदर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, मुझे उसके अंदर एक क्वेश्चन मार्क नज़र आता है। बदकिस्मती से अगर आप उसके ऊपर डिबेट भी करने लगो तो फिर आपके ऊपर भी उसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया जाता है, तो फिर अगर कोई मसला है तो वो वहीं रहता है। खान साहब ने देखें जो बात की उसको एक
आम किसी को नहीं पता, एक आम बंदा उठा लें, ठीक है, उसको नहीं पता कि क्या कॉन्टेक्स्ट, वो मुझसे पूछता है क्या हुआ, मैं उसे कहूँगा यार कस्टोडियल टॉर्चर जो था, जो तशद्दुद की हिकमत अमली अपना ली गई थी, सियासतदानों को, जर्नलिस्ट को कपड़े उतार के, नंगा करके, उल्टा टांग के सारी रात मारा जा रहा था, उसके बारे में खान साहब ने कहा कि जब मेरी हुकूमत आएगी तो जो इनको दोबारा से जुडिशल जो आप रिमांड दे रहे हैं, आप कस्टडी जो उनको दे रहे हैं दोबारा से फिजिकली, मैं उसके खिलाफ एक्शन लूँगा। मतलब इसमें और कोई मैंने बात नहीं। चलिए हम इन अल्फाज से गुरेज करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि मामला अभी अदालत में है। मामला अदालत के अंदर है, देखिए मैं उसके अंदर नहीं जा रहा, मैं इसलिए बड़े रिस्पेक्टफुली एक आम अंदाज से देखिए, जो आपने देखा अगेन आपने वही डिफेंसिव अप्रोच अपनाई, मैं अदालत के हर खिलाफ हम कैसे जा सकते? नहीं हम जा नहीं सकते ना, अभी अदालत में वो बातें हैं जिस पर अदालत ने फैसला दे दिया, हम उस पर बात नहीं कर सकते। मैं भी नहीं जा रहा, देन अगेन मेरा भी वही पॉइंट है, मैं भी नहीं जा रहा। खान साहब ने भी रिपीटेडली बताया है कि मेरा जो नैरेटिव है वो पॉलिटिकल है, इट्स नॉट अगेंस्ट तौहीन अदालत नहीं है। तो देखें जहाँ पे गैर मशरूत माफ़ी, आप आज की सुबह बहुत से अखबार हैं, आप 2-3 बल्कि काफ़ी पॉपुलर हैं, आप उनकी उठा के नैरेटिव देखें, गैर मशरूत माफ़ी, गैर मशरूत माफ़ी, ये बार बार हाईलाइट किया गया। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि देन अगेन जो बात है कि सरेंडर करवाने के लिए, क्योंकि इवेंचुअली वो जो एक नॉन इशू है, खान साहब कह भी लेते, उन्होंने कहा कि मुझे पछतावा है, वर्ड्स यूज़ किए, उन्होंने कहने की कोशिश की बार बार कि देखिए मुझे नदामत है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन जो अब गैर मशरूत माफ़ी वाला एक वर्ड था ना, वो शायद पॉलिटिकल एंगल उसको अगर देखा जाए तो खान साहब को वीकेंड किया जा सकता था, बिकॉज वंस खान साहब अगर ये कह देते तो बहुत सी और खान साहब की स्टेटमेंट्स हैं जो कि खान साहब के अगेंस्ट आ जाती, बहुत से और महाज हैं जहाँ पे खान साहब को मुश्किलात का सामना करना पड़ता। तो ओवरऑल आई बिलीव के इट्स अ फाइट जो कि खान साहब ने लड़ने का फैसला किया, दैट इज़ व्हाट ही डज एंड बेस्ट ऑफ लक टू हिम। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे अदालतों से कोई इख्तलाफ हो ही नहीं सकता, कभी ना हुआ है ना आगे कभी होगा। बिल्कुल आपकी बात है, और जाहिर है इमरान खान साहब की भी ये कोई स्ट्रेटजी हो सकती है जिस तरह आमिर ज़िया साहब भी कह रहे हैं। बहरहाल जी, माफ़ी से उन्होंने गुरेज क्यों किया? क्या फ़र्द जुर्म आयद होने के फैसले के बाद भी उनके पास ये चांस है या नहीं? ये तो आने वाला वक्त ही इस बारे में सही बता सकता है। अभी जो एक्सपर्ट्स का कहना है वो आप जान चुके हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल होगा इमरान खान के पंजाब हुकूमत गिराने के जो खदशात हैं, हम सवाल ये रखेंगे कि ये खदशात कितने दुरुस्त हैं। राय लेते हैं ब्रेक के बाद। हमारी पंजाब की हुकूमत को गिराने की कोशिश हो रही है, और कोशिश कैसे हो रही है? लोटे बनाने की कोशिश हो रही है। मेरा चैलेंज है तुम्हें, जो मर्जी कर लो, तुम शिकस्त खाओगे, तुम हारोगे। नवाज शरीफ, मैं भी तुम्हारी इंतजार कर रहा हूं कि वापस आओ और जल्दी वापस आओ। ये मेरा आपसे वादा कि ये सारी कौम तुम्हारा इस्तकबाल करेगी, और वो ऐसा इस्तकबाल होगा कि इस मुल्क की तारीख में कभी ऐसा किसी का इस्तकबाल नहीं हुआ। नाज़रीन, इमरान खान की बढ़ती मुश्किलात के साथ पंजाब में एक बार फिर सियासी तब्दीली की बाज़गश सामने आ रही है। ज़राए के मुताबिक पंजाब में PTI की हुकूमत गिराने के लिए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर मुतहरिक हो चुके हैं, और इस हवाले से पार्टी रहनुमाओं को जिम्मेदारियाँ भी सौंप दी गई हैं। इसके साथ वज़ीर आज़म के मोमिन खुसूसी हैं अता तारड़, उनके समेत कई लीगी रहनुमा ये दावा करते नजर आ रहे हैं कि हमजा शहबाज को जल्द दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा। गुज़श्ता रोज़ इमरान खान ने यह दावा किया कि नवाज शरीफ को वापस लाने के लिए पंजाब हुकूमत गिराने की साजिश हो रही है। MPs को करोड़ों रुपए की ऑफर की जा रही है। उन्होंने एक बार फिर मिस्टर X और Y का जिक्र करते हुए ये इल्ज़ाम लगाया कि पंजाब में लोगों को वफादारियां तब्दील करने की भी धमकियां दी जा रही हैं। इसी से मुतालिक हमारा सवाल सलमान आबिद साहब, मैं आपसे आगाज़ करूंगी, चूंकि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हुकूमत गिराने की कोशिश हो रही है और लोटे बनाने की कोशिश की जा रही है, करोड़ों की ऑफर्स दी जा रही हैं। आपके ख्याल में ज़राए से ये भी खबरें हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी भी एक्टिव हैं। आप समझते हैं कि क्या इस बार दोबारा से कोई ऐसी कोशिश होगी पंजाब हुकूमत को गिराने की? जो इमरान खान साहब के खदशात हैं वो कितने दुरुस्त हैं? देखिए, हमारे यहाँ जो माजी की गलतियाँ हैं उनसे सबक सीखना चाहिए। ये जो रिजीम चेंज के नाम पे जो कुछ सारा तब्दील हुआ है, क्या उससे हमने पाकिस्तान में कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हासिल कर ली है?
क्या हमने उससे कोई इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल कर ली है? क्या लोगों के जो इस वक्त मुश्किलात है वो ख़त्म कर दी है? ये जो पाकिस्तान के अंदर एक पॉलिटिकल एडवेंचर का गेम है ना, और एक मुहिम जोई है, किसी की हुकूमत गिराओ, किसी की बनाओ। आसिफ अली जरदारी साहब से कोई पूछे, भाई तुम्हारे पास वोट कितने हैं पंजाब में जो तुम हुकूमत गिराने आ जाते हो? 5 वोटों या 6 वोटों के साथ वो असेंबली में बैठे हुए हैं। अच्छा, फिर कौन है आसिफ अली जरदारी के पीछे? जरा इसको भी टटोलने की कोशिश करें। PMLN है, और कौन सी कुव्वतें हैं जो चाहती हैं कि जी पंजाब में तब्दीली लाई जाए? पहले भी आसिफ अली जरदारी आए थे, चौधरी बरादरान के अंदर एक दरार डाल के चले गए, आपने भी देखा, मैंने भी देखा। अब सवाल ये है, अगर आपने मिसाल के तौर पे लोगों की वोट खरीदने हैं और जिम्मेदार उनके ज़मीर जो है उनके सौदे करने हैं, पैसे लगाने हैं, आपका ख्याल ये है कि ये कोई असूली और नजरियाती सियासत होगी जहां लोग जो है वो यहां से छोड़ के उधर जाएंगे तो किसी असूल की खातिर जाएंगे, वो किसी दबाव में जाएंगे, वो किसी खौफ में जाएंगे, उनके पीछे पैसों की भरमार होगी, उनको कोई इख्तियारात दिए जाएंगे? तो खुदारा पाकिस्तान में ये फैक्ट्री अब बंद हो जानी चाहिए। देखिए, जो मैंडेट जिसके पास है, साबित हुआ ना कि इस वक्त PTI के पास और PMLQ के पास एक मुश्तरका मैंडेट है। अब अगर आप उस मैंडेट का एहतराम नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि इस मैंडेट को ताकत के जोर पे ज़बरदस्ती जो है उसको तोड़ा जाए और उसके मुकाबले में दोबारा किसी और को लाया जाए, और फिर उसके बाद आसिफ अली जरदारी साहब ये चाहते हैं कि परवेज़ इलाही साहब PMLN के वज़ीर आला बन जाए। भाई, ये ऑफर लेके तो आप पहले भी आए थे ना, और चौधरी परवेज़ इलाही के बकौल के PMLN के साथ हमने माजी में इतने तल्ख तजर्बे किए हैं, उनकी किस बात पे एतबार किया जाए? तो सवाल ये है कि ये जो पंजाब में एक मंजरनामा बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को तोड़ के, लोगों को खरीद के, पैसों के लालच दे के, इससे पाकिस्तान की सियासत की और जमहूरियत की कोई खिदमत नहीं होगी। ना वो आसिफ अली जरदारी साहब कोई खिदमत करना चाहते हैं, ना PMLN करना चाहते हैं। आप इंतजार करें, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने बाद, साल बाद इलेक्शन होने हैं, जाइए इलेक्शन के अंदर एक वाज़ेह मैंडेट लेके आए जरदारी साहब। पंजाब में आपका बंदा जो है इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है और आप चले जी हुकूमत गिराने के लिए। और कौन उनको फीड कर रहा है? जो सबसे बड़ा सवाल है ना, जिसके पास 7 वोट है वो हुकूमत गिराने के लिए यहां आना चाहता है। तो मैं ये समझता हूं कि जो भी बातें इस वक्त हो रही हैं, मुझे नहीं लगता कि पंजाब में इतनी आसानी से हुकूमत गिरेगी, और अगर गिरेगी तो ये सारी की सारी जमहूरियत जो है वो एक तमाशा बनेगी, और जिस किस्म का खेल हम खेलना चाहते हैं इससे पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत मजबूत नहीं होगी। जी आमिर ज़िया साहब, अब इमरान खान साहब ने इल्ज़ाम लगाया कि मिस्टर X और Y सूबाई अरकान असम्बलियों को धमका रहे हैं, करोड़ों की ऑफर हो रही है। अब ये जो पंजाब हुकूमत गिराने के खदशात का जिक्र इमरान खान साहब कर रहे हैं, आप एक शो में आप भी कह रहे थे कि मुआशी अदम इस्तेहकाम की जब हम बात करते हैं तो वो सियासी इस्तेहकाम के साथ जुड़ा है। अगर इसी तरह का बार बार तमाशा हमें देखने को मिलेगा तो ये मुल्क किस तरफ जाएगा? अगर ये खदशात हैं तो आप समझते हैं कि ये खदशात दुरुस्त साबित हो सकते हैं? आप दुरुस्त फरमा रही हैं, और ये सलमान साहब ने बड़ी जामे अंदाज में पूरा तज्जिया किया है। बात ये, मैं ज़ाहिर कि जिसको कह चुके हैं उसमें मैं कोई ज़्यादा इजाफा नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने कहा कि जामे अंदाज में उन्होंने बात की है। बात ये कि जब आप इस तरह की हरकतें करते हैं कि दबाव इस्तेमाल करते हैं, लालच इस्तेमाल करते हैं, तो ये बात तो फिर तय हो गई ना कि उसके अंदर जो है आप कभी भी जो है असूल की सियासत नहीं कर रहे, वो मौका परस्ती की सियासत है बुनियादी तौर के ऊपर। उसके नतीजा क्या होता है? एक तो नतीजा अदम इस्तेकाम होता है, दूसरा नतीजा ये होता है कि लोगों का जो इत्मीनान है सिस्टम पे से, निज़ाम पे से, वो ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हमें नज़र आ रहा है लोग जमहूरियत को, वो ये नहीं देखते कि जी जो जमहूरियत के नुमाइंदे गलत हैं, वो समझते हैं कि निज़ाम, इस निज़ाम में सिर्फ वही लोग पनप सकते हैं, वही लोग आगे बढ़ सकते हैं कि जो हेरा फेरी कर सकें, जो वोटों को खरीद लें, जो बेच दें। जब तक मतलब है कि अगर हमें ऑनेस्ट पॉलिटिक्स करनी है और इस मुल्क को आगे लेके जाना है तो हमें तय करना पड़ेगा असूल, और जो जहाँ पर जिसका मैंडेट है उसको तस्लीम करना पड़ेगा। आप जाली तरीके से अक्सरियत को अक़लियत में बदलेंगे तो आप देखें कि पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है। अगर उस तब्दीली के बाद पाकिस्तान आगे चला गया हो तो हम कहें जी बड़ा अच्छा हुआ, उसके नतीजे में जो है डॉलर जो है स्टेबलाइज हो गया हो तो हम कहें बहुत अच्छा हुआ, उसके नतीजे में जो है अफरात ज़र जो है वो कम हो गया हो तो बड़ा अच्छा हुआ। कुछ भी नहीं हुआ, हर चीज़ जो है वो मनफी जा रही है, हर चीज़ जो है वो मतलब है बद से बदतर हो रही है। साबित ये हुआ कि ना सियासी इस्तेहकाम आया मुल्क में, ना माशी इस्तेहकाम आया, और ना आगे बढ़ने का कोई किसी के पास रोड मैप है। अगर रोड मैप होता तो यकीनन मतलब है लोगों को भरोसा होता। अब आप चाहते हैं कि आप इसी हुकूमत को जो है आप लेके जाएंगे, मतलब है उस वक्त तक आप चलाना चाहेंगे इस हुकूमत को कि जी अगस्त की बात हो रही है या सितंबर की बात हो रही है, अगले बरस तक, तो वो कहते कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक, होगा क्या मुल्क का, अवाम का क्या होगा? इस तरह की मुश्किलात हैं। तो मैं नहीं समझता कि जिस भी ज़रख़े ज़हन ने ये मनसूबा बंदी कर रहा है तो पाकिस्तान के साथ भला नहीं कर रहा।
वो रियासत पाकिस्तान के साथ भला नहीं कर रहा, वो सही। जमहूरियत के साथ भला नहीं कर रहा, और वो इदारों के साथ भला नहीं कर रहा। जी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप समझते हैं अब जिस तरह आमिर ज़िया साहब भी कह रहे हैं, जाहिर है बहुत कम टेन्योर रह गया है, अब बजाय इसके कि आम आदमी को रिलीफ मिलना चाहिए, क्योंकि पहले ही बहुत हो गया जिस तरह से हुकूमतें बनी, फिर गिराई गई, फिर बनाई गई, आम आदमी को रिलीफ देने का तो कोई नहीं सोचता। अब एक बार फिर से हम ऐसी ही बातें सुन रहे हैं। क्या आप समझते हैं कि ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए दुरुस्त है ये जो खदशात जिनका इमरान खान साहब जिक्र कर रहे हैं? नहीं, देखें, मेरी भी तमन्ना यही है कि उसूली सियासत हो। मेरी भी तमन्ना, ख्वाहिश और दुआ यही है कि इंसाफ यहाँ लोगों को मिले। मेरी भी तमन्ना, ख्वाहिश और दिली आरजू यही है कि लोग जो हैं भूखे न सोएं अपने घरों में। मेरी भी इस मामले में हर हत्तुल वसा कोशिश यही है, काविश यही है कि मैं जहाँ दामे दरा में सुखने बात कर सकूँ, ये कह सकूँ कि मुल्क की ज़बूं हाली तो देखो। मैं ये कह सकूं कि हमारे लीडरान ने जो अब तक कितना भला किया है उसको यहाँ बैठ के क्वांटिफाई कर लेते हैं चंद लम्हों में कि कितना भला किया है वतन अजीज के साथ। वतन अजीज के साथ तो काफ़ी अरसे से खिलवाड़ हो रहा है, और उसका नतीजा मैं बता देता हूँ। जो खिलवाड़ हो रहा है भी जिक्र कर लिया हमारे बाकी दोस्तों ने कि देखें जिस हिसाब से लोगों को खरीदा जाता है, जिस हिसाब से पार्लियामेंटेरियन को बेचा जाता है, जिस हिसाब से ये लोटाक्रेसी वाला मामला अभी से है। पीडी निज़ाम के वक्त से लोगों को खाया जाता था, पैसे दिए जाते थे, वोट कॉस्ट किया जाता था। चले उस जरासीम थे, अब यह जरासीम बढ़ के ऐसा नासूर बन गया है कि जहां आपकी इकोनॉमी इस वक्त सांसें, आखिरी सांसें ले रही है। 267 बिलियन का डॉलर का इंटरनल और एक्सटर्नल डेट है, ये रिकॉर्ड की बात है। और जो हमारी इस वक्त महंगाई अगस्त के सैलाब के बाद 27% हो गई है। हमारे 1300 लोग तो सिर्फ इस सैलाब में जाँ बाक हो गए हैं, और गलतियों की वजह से, अपनी नालायकियों की वजह से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान की बाजी हारी है। और जो गवर्नेंस का हमारा निज़ाम है, जो हमने अपनी किताबें बड़ी अच्छी NDMA और PDMA की हमने मंसूबे बनाए हुए हैं, वो हम इम्प्लीमेंट कर सके। पता है 1.4 मिलियन हमारे घर तबाह हो गए हैं। पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा पानी में अभी भी मौजूद है जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं। हमारे तकरीबन 10 बिलियन का अब तक जो ज़ाहिरी तौर पर लॉस है, जो इसका इम्पैक्ट है, पिछले सैलाब में 43 बिलियन तक का था। क्या हम इस चीज़ को अफोर्ड कर सकते हैं? और उस पर यह खिलवाड़ हो रहा है कि कौन सी हुकूमत गिराई जाए, कौन सी वो किया जाए और मैनिपुलेशन की जाए। ठीक है, जमहूरियत में अगर आप मैनिपुलेशन करें तो आप उछाड़ पछाड़ कर सकते हैं, और हमारा कोई इतना चैकर्ड किस्म हमारा नहीं है माजी कि जिसमें हम कहें कि हमारे लोग बिकते नहीं हैं। हमारे लोगों ने, हमने बिकते हुए लोगों को देखा है, हमने अपने लोगों को लॉयल्टी चेंज करते हुए देखा है। तो हम इस मुल्क का ट्रस्ट की हम बात कर रहे हैं। ट्रस्ट तो बिल्कुल हमारे, जिसे कहा जाए कि लोएस्ट ऐप पर ट्रस्ट पहुंच गया है, और जिस मुल्क में ट्रस्ट लोएस्ट ऐप पर पहुंच जाए, मुल्क के दानिश्वरों को, उस मुल्क के लिखारियों को, उस मुल्क के बोलने वालों को इस बात पर बबांगे दरा आवाज उठानी चाहिए। वरना तो यहाँ यही है ना कि बदन मौजूद लेकिन सर नहीं है। यहाँ अब कोई भी रहबर नहीं है, और उस लिहाज से अगर हम चले तो हमारा अल्लाह ही आप है। जी इस्माइल कासिम साहब, आप समझते हैं, क्योंकि जिस तरह मैं पहले भी जिक्र कर रही थी कि वक्त कम रह गया, बजाय इसके कि आम आदमी को रिलीफ मिले, अब ये जिन खदशात का जिक्र इमरान खान साहब कह रहे हैं, आप समझते हैं ये दुरुस्त है इस मौके पर? रिलीफ की जब आप बात करती हैं तो मेरे चेहरे पे बड़ी एक सार्केस्टिक से मुस्कुराहट आ जाती है, बिकॉज काश के हमारे इन सियासतदानों के लिए जो पाकिस्तान की बका है, पाकिस्तान की बेहतरी है, वो तरजीह होती, वो नहीं है। जहाँ तक आज सुबह मेरा राब्ता हुआ एक दो लोगों से, और जितने वो उनका डर था और वो मशवरा मांग रहे थे कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं कह सकता हूँ कि शायद आज से पहले मैं कह देता कि शायद सवालिया निशाना में कुछ कमेंट नहीं कर सकता। आज मैं कह सकता हूँ कि हाँ जी, इट्स ट्रू, पंजाब के अंदर हरकत होने जा रही है, बट
देन अगेन पाकिस्तान किधर गया? सलमान आबिद साहब ने वही बात की। 9 अप्रैल से लेके आप हमारा ग्राफ देख लें, आप इन्फ्लेशन रेट्स देख लें, इकोनॉमिकली देख लें, हर लिहाज से देख लें, 1-1.5 महीने का हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व और हमारी बातें देखो, सेल्फिशनेस की इंतहा रह जाती है ना। फिर तो आम आदमी, और जब आप रिलीफ की बात करते हैं तो बंदा कहता है यार ये तो मुल्क की वो नहीं है जहाँ पे आम आदमी की, अभी जिक्र हुआ 1300 बंदे की जानें चली गई हैं। अभी वही मैंने पिछले शो में भी कहा था कि हम बड़ा उस टाइम डिस्कस करेंगे, भूल जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखें एक और नैरेटिव बिल्डिंग आ गई है, अभी खान साहब वाला इशू चल रहा है, साथ ये पंजाब के अंदर, तो स्टेबिलिटी कहाँ गई? ये सारे मामले के अंदर ना देखें, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जो होती है वो दैट्स डायरेक्टली लिंक्ड विद इकोनॉमिक ग्रोथ। जब आपके पास पॉलिटिकली आप इतने ज़्यादा हिल जाएंगे और वो भी सेल्फिश पेटी अपने इंटरेस्ट को आप पुट फॉरवर्ड करने की कोशिश करेंगे, और वो भी गंदे तरीके से। देखिए ये जो लोटा कल्चर है कोई अच्छा कल्चर नहीं है। आप आम इंसान का रेट लगाते हैं, आप आम इंसान के वोट जो जिस मैंडेट को लेके एक आप पॉलिटिकली इलेक्टेड लीडर होता है, आप कहते हैं यार आप जाएं साइड पे, आपकी हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो इतना रेट लगाएंगे, आओ खरीदो और ये काम करो। फिर तो वो भी तो उन्हीं लोगों में से लोग हैं ना जिनका रेट लगता है और वो वोट लेकर आते हैं फिर भी बिक जाते हैं। अब देन अगेन मुझे आपके बात में वर्ड रिलीफ का आया मेरे साथ ही आपके जवाब में, और कुछ नहीं आया, रिलीफ आया, तो बात तो वहीं आ गई ना कि कोई रिलीफ नहीं है आवाम के लिए कुछ नहीं, ये बैठे हुए हैं, ये हमें इसी तरह मतलब इन्होंने आगे लगाया हुआ और इसी तरह हम लोगों को ये बेवकूफ़। चलिए जी, हम ये सियासी खेल तमाशे, इसका मतलब है हम देखते रहेंगे। बहरहाल जी वक्त कम है, तो अब इस वक्त गवर्नमेंट को चाहिए आम आदमी को रिलीफ दे, और ख़ासतौर पर जब आपका आधा मुल्क ही पानी में डूब गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया है, लोगों को वहाँ पर मदद की ज़रूरत है। बजाय इसके कि हमारे हुक्मरान, हमारे सियासतदान उनकी मदद करें, हम ये सोच रहे हैं कि जी अब किसी और को वज़ीर आला पंजाब बना दिया जाए। ज़ाहिर है कुछ नहीं कहा जा सकता, नो कमेंट। और ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे। हमारा तीसरा सवाल होगा कराची में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाक़यात। हम सवाल ये रखेंगे कि इन बढ़ते वाक़यात, जराइम की वजह क्या हो सकती है। राय लेंगे ब्रेक के बाद। ऐसा लगता है कि वफाकी और सूबाई हुकूमतों ने इसके टैक्स से अपनी हुकूमत चलाने के अलावा उनको उस शहर से कोई और दिलचस्पी नहीं। लगता यह है कि यहाँ पर तमाम लोगों को लाइसेंस टू लूट और लाइसेंस टू किल दिया हुआ है। मैं समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इस सूरत हाल का खुद नोटिस लेना चाहिए कि रोज़ाना जराइम पेशा अफराद स्ट्रीट क्राइम पर यहाँ के शहरियों को मार रहे हैं, और अगर कुछ नहीं होता तो मैं अहलियान कराची से कहता हूँ कि अपनी हिफाजत का इंतजाम खुद करें, मोहल्लों में भी, बाजारों में भी। नाज़रीन, कराची में एक बार फिर स्ट्रीट क्राइम में खौफनाक हद तक इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट और पुलिस क्रिमिनल्स के सामने बेबस नजर आती है। सिर्फ सितंबर की अगर बात की जाए तो उसके पहले 8 दिन में डकैती मज़ाहमत पर 10 शहरी जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। स्ट्रीट क्राइम्स की बढ़ती वारदातों पर काबू पाने के लिए पुलिस हुकाम ने मोटरसाइकिलों पर गश्त करने के लिए 300 पुलिस एहलकारों की नई फोर्स कायम कर दी है ताकि जराइम की हालिया लहर पर काबू पाया जा सके। कराची में बढ़ते क्राइम्स पर सियासी जमातों की जानिब से भी शदीद रद्द-ए-अमल सामने आ रहा है और सख्त तशवीश का भी इज़हार किया जा रहा है। नाज़रीन, कराची में स्ट्रीट क्राइम के बढ़ते वाक़यात की वजह क्या है, इस पर हम बात करें। आमिर ज़िया साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी। चूँकि हमने देखा दरमियान में कराची में अमन भी आया, इस तरह के वाक़यात जो कि ख़बरों की जीनत बने रहते हैं वो काफ़ी हद तक कम हुए, लेकिन एक बार फिर कराची में अनफॉर्चुनेटली उसी तरह के वाक़यात फिर से रिपोर्ट होना शुरू हो गए, डकैती के, शहरियों के जाँ बहक, लूट मार के। आपके ख्याल में इन जराइम के बढ़ते वाक़यात की वजह क्या हो सकती है, और पुलिस और हुकूमत खास तौर पर बेबस क्यों नजर आती है? पहली तो हमें समझना होगा जो एक तारीखी तनाजुर है, कराची ने बड़े बड़े कुश्तो खून के वाक़यात देखे, जराइम देखे, कत्ल गारतगिरी के वाक़यात देखे, और जब भी उनमें कहते हैं बढ़ते हैं या कम होते हैं उसमें अमूमन हुकूमतों का कोई लेना देना नहीं होता, वो एक साइकिल ऑफ वायलेंस होता है। और जो हुकूमतें होती हैं उसमें ये मतलब है, हुकूमत अगर हो और वो संजीदा हो चीज़ों को करने में, तो उन तज़ादात को, उन वजूहात को दूर करेगी कि जिनकी वजह से इस किस्म के पुरतशद्दुद वाक़यात सियासी, लसानी या जराइम पेशा महाजों पर होते हैं। तो हम देखते हैं कि वो जो कराची के मसाइल हैं वो वैसे के वैसे ही हैं। उस पर यह होता है कि बाज़ औक़ात जब हुकूमत छलांगे मारती है, पुलिस कुछ एक्टिविटी दिखाती है, तो चंद रोज़ के लिए एक लल का पीरियड आता है। अच्छा, मैं आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ करूँ कि कराची में स्ट्रीट क्राइम कभी भी कम नहीं हुआ। अगर आप आदाद शुमार उठा के देखें, हर मतलब अब तो ये बेबसी का आलम है कि लोग जो है अगर मोबाइल फोन छिन जाए, वो लुट जाए, तो थाने जाके रिपोर्ट भी नहीं कराते। अब जो हमारे सामने जो इस वक्त चीजें आई हैं उसकी वजह ये कि गालिबन कहते हैं ज्यादा लोग कत्ल कर दिए गए।
वरना स्ट्रीट क्राइम तो हो रहा है। अब वो उसमें जाहिर है कि कराची के शहरी भी बहुत बेजार हैं, वो बाज़ औक़ात मज़ाहमत करते हैं। अच्छा, उसी तरह अब हम देखते हैं क्योंकि इस वक्त मुल्क के हालात जो है, माशी हालात ख़राब हुए हैं, उसकी वजह से भी बहुत सारे लोगों में डेस्परेशन है। एक जो बड़ा क्रिमिनल होता है, पुराना क्रिमिनल होता है, वो जरा मजबूत आसाब का होता है, वो छूटते ही गोली नहीं चलाता। अब जो नए नए लोग ग्रुप्स आके कर रहे होते हैं, जैसे कुछ हमें पता चला कि मतलब कुछ कराची के शहरी नहीं है, दीगर उससे आए हुए हैं, मुल्कों से आए हुए हैं, बाहर के लोग हैं जो ट्रिगर हैप्पी हैं। और वो मैं ज़ाहिर एथनिक प्रोफाइलिंग नहीं कर रहा, खुदा ना खास्ता वो कोई भी हो सकता है, उर्दू बोलने वाला भी जराइम पेशा में हो सकता है, कोई भी जुबान का हो सकता है, हम सब कर सकते हैं ना। तो लेकिन अब देखने में आया कि वहां से भी लोग आकर, एक तो कराची में खुद एक नेटवर्क बहुत मजबूत है, फिर बाहर भी क्योंकि अगर मुल्क में सूरत हाल खराब है, पड़ोसी ममालिक में सूरत हाल खराब है, तो वहां से भी लोग जो है वो आकर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। मैं आपको तो छोटी छोटी बात है कि लोगों के घरों के आगे से कोई मतलब है लोहे की जंगले उतार के चोरी करके लोग लेके जा रहे हैं, ये मैं बता रहा हूँ बहुत मामूली लेवल के ऊपर। लेकिन हालात में कसरत हुई है, कराची के शहरियों की जिंदगी इतनी जीरन हो गई है कि वो सड़क पे चलते हैं तो कभी कुत्ते काटते हैं और कभी जराइम पेशा अफराद जो है लूट लेते हैं, और अगर आप मज़ाहमत करें तो गोली मारते हैं। और पुलिस करप्ट है, हुकूमत सिंध को एहसास नहीं है, इस्लाहात होती नहीं है, और वजूहात जो है जो क्राइम को ब्रीड करती हैं। देखिए, मुस्लिम को मारना काम नहीं होता, उसकी वजूहात खत्म करना होता है, वो उस पर कोई काम नहीं होता। हम मतलब हम काले बाल थे हमारे, जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग किया करता था आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले, अब सफेद होने आए और हम देखते हैं कि वही हालात है, कुछ नहीं बदला। ठीक ठीक जी। इस्माइल कासिम साहब, आपके ख्याल में पुलिस और गवर्नमेंट बेबस क्यों है, और इन जराइम के बढ़ते वाक़यात की क्या वजह हो सकती है? अब तो शहरी सेल्फ डिफेंस में वो ज़ाहिर है कानून भी हाथ में लेने पर मजबूर हैं, क्योंकि पुलिस कहीं नज़र नहीं आती। वजह क्या है? देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट वजह है, इलिटरेसी वजह है, पावर्टी वजह है, इनइक्वालिटी वजह है। ये सारी वो वजूहात हैं जो कि जब आप छोटे हो रहे होते हैं और आपको ऐसे आते हैं ना, सोशल कॉजेज़ प्रॉब्लम्स, सोशल प्रॉब्लम्स इन योर कंट्री, ये वो वाले सारे इशू हैं। उस टाइम पढ़ते थे तो पता था बस वैसे रट्टा लगा लो और पास कर लो। बड़े होते एहसास हुआ यार एक्चुअली रूट कॉजेज़ तो यही हैं। अगर इन रूट कॉजेज़ से अगर हम और आगे जाएँ कि और क्या कॉजेज़ हैं, तो फिर हम देखते हैं नो डेटरेंस, मतलब डेटरेंस का जो ना होना है ना, वो एक बड़ी कॉज है। डर ही कोई नहीं है, और अगर डर हो भी तो उसके बाद फिर आप कहते हो कि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी ख़राब है, मतलब कि आपकी पुलिस की भी, या फिर अगर मसला अगर आपने कहते हो आपने पुलिस को एम्पावर करना है, तो पुलिस की करप्शन का आप क्या करेंगे? फिर आप एजुकेट करें पुलिस को। फिर सवाल होता है कि क्या उनमें इतनी काबिलियत है कि आप उनको तालीम दे सकें? क्या आपकी जो बाय डिफ़ॉल्ट इतना अरसे से एक चीज़ चलती आ रही है कि आप उसको चेंज कर लेंगे? तो बेचारे शहरी क्या करें जाके? वहाँ पर आप आते हैं, बदतमीजी से अगले को गोली मारते हैं और घर चले जाते हैं, अगला पूरा ख़ानदान उधर जाता है। अभी तो एक और केस था, उसके अंदर उन्होंने बच्चे भी गाड़ी में मौजूद थे और वहाँ पे बाप को गोली मार के चले गए थे। तो फिर हम तो बोल लेंगे यहाँ पे बातें, तो फिर सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन अगेन वही बात है, तो डेटरेंस लेके आए, कानूनी तौर पर बड़ी से बड़ी सख्त सजाएं दें। इनको पता हो कि ये गलती कर ली, पकड़े गए, उसकी सजा होनी चाहिए, तो बचेंगे नहीं। वो नहीं ना होती जाके आपको फलां फोन करा दिया, फलां करा दिया, पैसे दे दिए, जमानत करा ली, बाहर आ गए, चलो 4 साल अंदर ही काट लिया, रोटी पानी तो मिल रहा है ना, बाहर तो भूख से मर रहे थे। तो कॉजेज वही वाली है, इलिटरेसी, पावर्टी, इनइक्वालिटी, ये वाली जो जी। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वजह कराची में बढ़ते इन स्ट्रीट क्राइम के जो वाक़यात हैं उनकी? कराची के अवामिल जो है और कराची के हालात जिस तरह हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं बतदरीज, उसी तरीके से क्राइम भी बद से बदतर होता जा रहा है। ये दुरुस्त है कि स्ट्रीट क्राइम हमेशा से रहा है, ये दुरुस्त है कि अगवा भी यहाँ होते रहे, ये दुरुस्त है कि यहाँ कत्ल भी होता रहा है एक दिन में 30-30, 40-40, लेकिन उसके असबाब और वजूहात मुख्तलिफ थे। ये जो असबाब इस वक्त हैं ये प्योर और प्योर लूटना है। पहले तो सियासी भी होते थे, बाकी मामला भी होते थे। स्ट्रीट क्राइम की वजूहात जिसमें कि सियासी बैकिंग भी होती थी, अब वो काफ़ी हद तक मध्यम पड़ गई है। लेकिन अब जो लोग हैं वो फ्रीलांस हैं, अपने तौर पर गैंग उन्होंने बना लिए हैं। और आपके ब्रेक के दौरान मैंने एक पुलिस अफसर से जो फील्ड में है मैंने बात की और उन्होंने भी मुझे ब्रीफ किया कि कुछ मामला, और आपके सामने वो नुकात भी मैं पेश कर देता हूँ। और जो ज़ाहिर है शहर में रहते हैं हमें अंदाजा भी है, कोई तकरीबन कराची में 105-108 पुलिस स्टेशन है, जिसमें से सिर्फ 17 या 20 पुलिस स्टेशन में ये वारदातें ज्यादा हो रही हैं, जिसमें पुलिस अभी मुतारिफ हुई है। लेकिन इसके अवामिल क्या है? देखिए, बैड गवर्नेंस अपनी जगह पे, इस वक्त 2.5 करोड़ तकरीबन लोग यहाँ रहते हैं, उसमें अगर पुलिस का रेशो देखिए आप अवाम के साथ कम है। तीसरी चीज जो अभी जिक्र हुआ पॉवर्टी का, चौथी चीज जो ये शराब के जरिए लोग बिल्कुल बेरोजगार जो यहाँ रहते हैं वो भी और जो बाहर से आए हैं वो भी,
बेरोजगार इधर आ गए हैं। तो जब बेरोजगारी हो, लोगों का, और जब मामला हो तो क्राइम तो बढ़ेगा। वो कहते हैं ना कि नूरे सरमाया से है रुए तमद्दुन की जला, हम जहां है वहां तहजीब नहीं पल सकती। मुफलिसी इस लताफत को मिटा देती है और भूख आदाब के सांचों में नहीं डल सकती। लोग तो मारेंगे, लोगों के सर में गोली लगेगी, लोगों से पैसे छीने जाएंगे, लोगों से उनकी मालो दौलत छीनी जाएगी, रॉबरी भी बढ़ गई है, बाकी चीजें भी बढ़ गई हैं। ये अगर हालात रहे और 27% महंगाई बढ़ती रही और इससे ज्यादा बढ़ेगी जो इस वक्त हमारे हैं, तो आप देखिए क्राइम भी बढ़ेगा। और ज़ाहिर गवर्नमेंट की गवर्नेंस तो इसमें इम्प्रूव हुई नहीं है। 3 चीजें होती हैं क्राइम को कंट्रोल करने में, एक तो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, दूसरा प्रोसिक्यूशन, तीसरा आपका पूरा प्रोसिक्यूशन मिला के इसकी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम। आपके पास सिर्फ 2% कन्विक्शन है, 98% लोग वो टोटल हो जाती है। तो ऐसी सूरत में हमारा बनेगा क्या? जी सलमान आबिद साहब। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, आमिर ज़िया साहब भी और जमील साहब भी इससे इत्तफाक करेंगे। दुनिया भर में बड़े शहरों को डील करने का जो गवर्नेंस का मैकेनिज्म है ना, वो ये रवायती मैकेनिज्म नहीं हो सकता जिस तरह से हम कराची को डील कर रहे हैं। एक बात, और मैं तो आपके प्रोग्राम से ज़रा आसिफ अली जरदारी साहब को पैगाम देना चाहता हूँ, जो लाहौर को फतह करना चाहते हैं और पंजाब को फतह करना चाहते हैं। इस वक्त सिंध सारा का सारा सैलाब में डूबा हुआ है। ज़रा थोड़ी सी तवज्जो बिलावल साहब और जरदारी साहब सिंध में और कराची में दे दें, और ज़रा कराची के मसाइल भी और सिंध के मसाइल पर भी तवज्जो दें। शायद वहाँ इनकलाब आ जाए। पंजाब में इनकलाब आता है नहीं आता। तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे लीडर हैं उनको देखना चाहिए कि दुनिया के अंदर बड़े शहरों के मसाइल को डील करने का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, और दुनिया के अंदर उन तजर्बात से सीख कर आप चीज़ों को डील करें। क्योंकि जिस किस्म की महंगाई, जिस किस्म की बेरोजगारी आ रही है, उसके अंदर ये स्ट्रीट क्राइम बढ़ेगा, जराइम बढ़ेंगे। और ख़ुद IMF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर आ सकते हैं। तो इन चीज़ों पर तवज्जो देनी चाहिए। हम जिस किस्म की सियासत कर रहे हैं और जिस किस्म की मुहिम जोई, जिस किस्म के पॉलिटिकल एडवेंचर कर रहे हैं, उससे पाकिस्तान को कोई भला होने वाला नहीं है। माजिद के साथ मेरे पास वक्त है। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही। फीडबैक दीजिएगा। खैर